बिल गोल्डबर्ग आए हैं बड़े अरसे बाद। बिल गोल्डबर्ग, क्या हाल है? बढ़िया गालिब भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। क्या हाल है? कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी जो भाई आए थे वो शायद पिछले साल 1.5 साल से कुछ सुन नहीं रहे हैं आपकी बात या उनकी बात, इसलिए उनको पूरी कहानी पता नहीं है। हाँ, चलें, ये कोई नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो तारीख याद है, 24 जनवरी को 2023 को उन्होंने स्ट्रीम की थी जिसमें ये बात उठी थी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि उन्होंने लाइव करना बंद कर दिया है, वो सीधा वीडियो डालते हैं, शायद इसीलिए कि उनको पता है कि अगर वो लाइव करेंगे तो लोग आके सवाल पूछेंगे। तो अभी पिछले हफ्ते वो लाइव कर रहे थे, तो उसपे जैसे अभी आपने कहा ना कि उन्हीं के दोस्त आके आपको बोलते हैं कि आप उस यू आर राइट। स्टोइक भाई बैठ के उन्होंने काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स दिए स्टोइक ने, और हाँ, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब ही वाज़ नॉट एबल टू काउंटर हिम। बट मैं हैरान होता हूँ कि फिर भी वो उनके साथ बैठे रहते हैं, बुलाते हैं। स्टोइक ने पहले भी वो इज़राइल वाले इश्यू पे भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स दिए थे लास्ट टाइम, जब शायद 2-3 महीने हो गए तब बात हुई थी, और अभी भी। बट समहाउ ही हैज़ बिकम सो, मतलब वो इतने आडिग हो गए हैं कि वो ही इज़ नॉट एबल टू सी द रीज़न आउट ऑफ इट। एंड मैं तो इसलिए बैठा हुआ था, मैंने तो उनको बोला भी कि इफ मैं बात करना चाहता हूँ तो, लेकिन आई वाज़ नॉट एबल टू गेट इनटू द स्टूडियो। तो मैं उनसे पूछता कि भाई ये तो काफ़ी 5-6 महीने से तो बिल्कुल हिंदुत्व की लाइन टो कर रहे हैं वो। वेदर ही इज़ नॉट एबल टू सी इट कि वो पूरी तरह से हिंदुत्व की लाइन है अब। नहीं तो आप क्या कल उन्होंने समझते हैं? ही इज नॉट एबल टू सी इट, ही इज एबल टू सी। और दूसरी बात है, दैट्स स्टोइक के दैट्स बारे में दैट्स आई हैव अ दैट्स लॉट व्हाई ऑफ आई वांटेड टू रिस्पेक्ट फॉर आस्क हिम स्टोइक। ना, ही नहीं, यूज्ड टू ठहरें से ठहरें ना। ठहरें तो सही। स्टोइक के आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो चीज़ों को सीखता भी है, वो समझता भी है चीज़ों को, ठीक है। और मुझे उसकी तरफ से मतलब कोई वो नहीं है कि वो किसी पॉइंट पे ये किसी गलत बात को सही कहेगा। मैंने अभी तक ना एटलीस्ट देखा है, ना मुझे कहीं से रिपोर्ट मिली है कि स्टोइक ने किसी गलत बात को सही कहा हो, ठीक है। और स्टोइक अपनी नजरियाती इख्तलाफ को और अपनी पर्सनल लड़ाई को, वो पर्सनल नहीं हो रहा, ठीक है। बट कितनी देर, ठीक है। द क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि जब अगले बंदे को पर्सनल और इम्पर्सनल का ना पता हो तो फिर इश्यूज बनते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये चीजें उस लेवल पे जाती तब हैं जब लोग जानबूझ के आप पे पर्सनल कीचड़ उछालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वो आपसे लड़ नहीं सकते, आपके साथ बात नहीं कर सकते, आपका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। और तो ये बात है, हमेशा ये याद रखें कि जो बंदा एक एक प्रिंसिपल्स की, एक आइडियोलॉजिकल, एक डिस्कोर्स जो डिस्कशन का होता है उसमें पर्सनल गाली देना शुरू कर दे, तो आपको पता लग जाता है कि वो बंदा फक्कड़ हो गया। इवन के अगर डिबेट में भी कोई शख्स आता है, हम इतनी डिबेट करते हैं, तो आपको पता है कि हम हंसते किस पॉइंट पे हैं। दिल में हंसी निकल जाती है, चाहे सामने ना भी, जिस टाइम पे कोई पर्सनल हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज है। मैं मेरे मेरे साथ पर्सनल इशू बनाने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि भाई और किस जगह पकड़ोगे मुझे? कहाँ पकड़ोगे भाई? मैंने तो किसी जगह कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंट बात की है? मैंने किसी औरत को कभी डॉक्स किया, किसी औरत को कभी गाली दी है? कि मैंने कभी ये किया ही नहीं है। बल्कि मैंने उनको मना किया है जो औरतों को गालियां देते थे अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के। मैंने उनको मना किया, उन लोगों से इख्तलाफ रहा है मेरा कि तुम अपना स्टैंस बदलो। जो ट्रांसफोबिक होमोफोबिक जोक्स मारते हैं, जो लोगों की शक्ल के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंतहाई इमेच्योर बातें दिखाई देती हैं जब आप ऐसे बात करते हैं। इससे पता चल जाता है कि यार आपके पास कहने को सब्सटेंस नहीं है, आप सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। तो ये इशू आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैंने लोगों को गाइड भी किया कि भाई ये करो, ऐसे करो, ये ना करो, ये बात गलत है। मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, ठीक है। ये चीजें हुई हैं बारहा, एक बंदे के साथ नहीं हुई। लोग ऐसे भी हैं जो कि, और ऐसे नहीं होता कि मैं ही किसी को कोई बात सिखाता हूं, दूसरे लोग भी मुझे बात सिखाते हैं। डिस्कशन का आपसे भी मैं बातें सीखता हूं ना हमेशा को। कभी ऐसा क्या हुआ है कि मैंने कॉलर्स आके मुझे बातें सिखाते हैं, ठीक है, पैनलिस्ट बातें सिखाते हैं, सब के सब लोग को। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस चैनल पे कितनी बार होता है कि बुक कोई रिकमेंड करके जाता है, हमें पता ही नहीं होता बुक कौन रिकमेंड करके गया, क्यों? कोई ऑडियंस मेंबर रिकमेंड कर गया होता है, और हम वो बुक पढ़ते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि किसी ऑडियंस मेंबर ने होती है, ठीक है, रिकमेंड। तो हर कोई दूसरे से सीखता है, हर कोई दूसरे को सिखाता है।
असूल की बात होती है, ठीक है? असूल की बात ये है कि आप ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े रहें। सबसे बड़ा मज़हब पे क्रिटिसिज़्म से बड़ा इश्यू ह्यूमन राइट्स है भाई। अगर ह्यूमन राइट्स पे आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, अगर आपको लग रहा है कि नेतन्याहू ठीक कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि फ़लस्तीन में बच्चे मार रहे हैं तो ठीक मार रहे हैं, अगर कोई ये जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, वो यार 1% आबादी मारना तो कोई जेनोसाइड नहीं है। यार वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी। और दूसरी बात है हिंदुत्व, आप देखें हिंदुत्व क्या मतलब इंडिया में कोई अच्छा काम थोड़ी हो रहा है। मेरा दिल रो रहा है इंडिया में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडिया वहां जा रहा है जहां पाकिस्तान जा रहा है, मगर लोग बजाय उनको ये बताने के कि तुम वहां जा रहे हो, उनकी तारीफ शुरू कर दें, फिर बताएं क्या होगा। ये बात है। वही तो मैं इस बात पे ज़्यादा हैरान हूँ। इज़राइल का चलो मुझे नहीं पता, चलो छोड़ें आप। इंडिया में क्या हो रहा है हम जानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका इस्लाम से इश्यू है, आप इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप इंडिया में कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मुसलमानों के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा? नाउ ही इज़ सेइंग हाँ, दैट मोदी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ही सेड कि अरे ये तो 1-2 किस्से हर जगह दुनिया में होते हैं। हाउ कैन यू से दिस? 1-2 इश्यूज़ हर जगह होते हैं। क्या हर जगह लिंचिंग होती है क्या? एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वायलेंस कि आप किसी को मार दें। You see the situation in which people Muslim in India live. आप बाहर बैठ के कितनी आसानी से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके जो वहाँ पर सलाहकार हैं या दोस्त हैं उनके, वो भी तो वही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं वो। आप इंडिया के लोगों के लिए कितना बुरा करने जा रहे हैं। आप खुद तो, जब स्टोइक ने उसने उससे कहा कि अगर वो एक ठुड्डा मार दिया एक मुसलमान को जो नमाज पढ़ रहा था, उसने बोला अरे कोई बात नहीं, थर्ड कंट्रीज में होती रहती। अरे तो व्हाई डू यू वांट इंडिया टू रिमेन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री? नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में नहीं बात होना यह है चाहिए कि था। अगर देखें, मुझे नहीं पता उस वीडियो की हकीकत, क्या वो मस्जिद के बाहर उन्होंने जुम्मे के दिन सफ़ें लगाई थी? नहीं, वो रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी ने लात मारी है, वो पुलिस वाले ने। नहीं नहीं, तो वो किस जगह पे पढ़ रहे थे? किसी प्रोटेस्ट के दौरान क्या था? नहीं, नहीं, वो नमाज़ के दौरान फ्राइडे को कहीं दिल्ली में ही है इसका वो बहुत इलाका। आसान सा हल है कि वो अगर फर्ज करेंगे उन्होंने नमाज पढ़ी थी और ये इंडिया के कानून के खिलाफ है, आप उन्हें नमाज पढ़ने दें, जब वो नमाज पढ़ के फारग होंगे फिर आप गिरफ्तार कर लें, खत्म हो गई बात। हाँ, हाँ, अगर मतलब इंडिया के वाह वा कानून के खिलाफ है, अगर इंडिया का कानून एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करता है कि भाई ये नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो ठीक है यार, हम उनको नमाज पढ़ने दो, जब पढ़ लेंगे आप गिरफ्तार कर लेना। वही तो। अरे एक बात बताओ ना, आप अगर नहीं होता, गलत नहीं होता तो वो पुलिस वाला क्यों सस्पेंड हुआ? हाँ, तो फिर इसका मतलब है गलत है, ठीक है। और और आप खुद कह रहे हैं कि ठीक है ये नहीं होता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं होता है, अच्छी बात है। तो क्या इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं बनना है? हम ऐसे लात मार-मार के ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन रहे हैं, एंड यू आर बीइंग हैप्पी अबाउट इट। कि हाँ, चलो वहाँ तो इतना चलता है। व्हाई भाई, व्हाई यू आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स? आपके लिए अच्छे स्टैंडर्ड रहे, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहे सब, किसी को कोई नहीं ना तो क्या मारे। इंडिया में पुलि हिंदू नहीं निकालते जुलूस गलियों में? निकालते हैं निकाल ना। व्हाट ही सेड दैट अरे ठीक है वो साल में 1 बार निकालते हैं, 6 महीने में निकालते हैं। अरे भाई, वो ठीक हो जाता है अगर 6 महीने में आप किसी के नहीं, आप ये मस्जिद पर बात हमला। छोड़ दें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में अज़ान पे बात करने वाले, हुँ, जब तक आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलते ना, आपको समझ नहीं आती कि अज़ान का भी क्या चक्कर है। श्रीलंका में, कोलंबो में हुँ, बुद्धिस्ट मंदिर जगह-जगह हैं, बुद्धा ट्री जगह-जगह लगा रखे हैं, बुद्धिस्ट मंदिर जगह-जगह हैं। सुबह जब सूरज निकलता है ना, उस टाइम वो लाउड स्पीकर पे भजन बजाने शुरू कर देते हैं, और जब शाम को गुरूब होता है तब भी वो लगाते हैं। और मैं ऐसे एक टेम्पल के बिल्कुल साथ रहता था, और सुबह 5 बजे ये काम शुरू हो जाता था। फिर एक चर्च के सामने मैं रहता था, वहां पे वो सुबह के 5 बजे घंटे बजाने शुरू कर देते थे। अब लेंट पीरियड इस टाइम चल रहा है ना, श्रीलंका में हर चर्च हर घंटे पे उतनी बार घंटा बजाएगा जितनी बार जो है ना वो क्या होगा, जो जितना घंटा होगा। 6 बजे उसने 6 बार घंटा बजाना है, ठीक है। 7 बजे उसने 7 बार घंटा बजाना है, 12 बजे उसने 12 बार बजाना है, ठीक है। अब आप बताएं कि अजाब है कि नहीं। मैं डायरेक्टली चर्च के सामने रहता था, और श्रीलंका इज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और हम ये हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को ये बात बुरी लग सकती है, मगर जरा सब्र से सुनिएगा, ठीक है। वो बात ये है कि श्रीलंका में बुद्धिज्म सिंगुलर रेसिज्म से कनेक्टेड है। जो राजापक्षास की गवर्नमेंट थी वो सिंगुलर रेसिज्म की बेस पे आई थी, ठीक है। और हाँ, वो भी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट की बेस पे आई थी, और आके उन्होंने, यस। मेरी आंखों के सामने हुआ है भाई सब कुछ। जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस था, आई वाज इन द मिडल ऑफ इट, मैं उधर सामने बैठा हुआ था,
ठीक है? ना आपको गैस मिलती थी, ना आपको चावल मिलता था, ना आपको आटा मिलता था, आपको मिनरल वाटर की बोतल नहीं मिल सकती थी। इतने बुरे हालात थे, ठीक है? और और बात वो है कि यहाँ पे अब मैं आपको क्या बताऊँ, ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुई श्रीलंका में ना। अब ये मेरे यूट्यूब पे आने से पहले की बात है। हम एक घर में रहते थे, बहुत से रेफ्यूजीज़ उस टाउन में रहते थे, ठीक है? तो ये अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं अगर कोई ये कहे कि वो गालिब बुद्धिज़्म का बड़ा हाकिम है, तो यार तुम लोगों को पता है और तुम लोगों को पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? और मैं क्या गुज़ार के आया हूँ। 7 साल मैं रेफ्यूजी रहा हूँ, ठीक है? 7 साल। अब ना मैं जॉब कर सकता हूँ उन 7 सालों में, ठीक है? ना मैं बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ, मुझे कोई वेस्टर्न यूनियन से पैसे नहीं भेज सकता। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, मुझे कोई बंदा दुनिया से वेस्टर्न यूनियन से पैसे नहीं भेज सकता। मेरा टोटल सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब थी, ठीक है? और वो भी एक बड़े मुश्किल तरीके से मैं अपने पैसे रिसीव करता था कि किस तरह से होता था। ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुई हैं जी, 2019 की ये बात है। 2019 में क्या हुआ जी, श्रीलंकन कुछ लोग थे जो कि दाश से कनेक्टेड थे, आईसिस से, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 चर्चेज़ में और टाउन्स में मतलब 2 होटल्स में, मेरे ख़्याल 6 जगहों पे उन्होंने सुसाइड ब्लास्ट कर दिए, ईस्टर वाले दिन, ठीक है? और लिटरली जिस घर में मैं रहता था, उधर धमाके की आवाज़ आई थी। लिटरली एकदम धम से धमाका हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है? और मैं अपनी बेगम को कह रहा हूँ, यार ये तो लग रहा है कि जैसे कोई धमाका हो गया। और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं, तो पता चल जाता है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये हो गई है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो तो हो गया, तकरीबन 300 लोग मर गए। श्रीलंका में जो थे लोग, उन्होंने पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, क्योंकि वहाँ पे कोई उस टाउन में 1000 के करीब रहते थे, उन्होंने उनके घरों पे हमले शुरू कर दिए, ठीक है? कुछ घर उन्होंने जलाए, कुछ रेफ्यूजीज़ को मारा जो हॉस्पिटलाइज़ हुए। अब ये सारी बातें मुझे पता चल रही हैं और यूएनएचसीआर आपको ये कह रहा है कि अब आप अपने घर में रहें, बस आपने घर से बाहर भी नहीं निकलना, ठीक है? 1 हफ्ता इसी तरह हम घर में बंद रहे, हम घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। हमारे मालिक मकान ने भी हमें कहा, जी हालात खराब हैं, बाहर नहीं निकलना। हम बैठे हुए हैं घर में अभी भी, ठीक है? अब इश्यू ये हुआ कि तकरीबन 27 27 अप्रैल 2019 की बात है कि सुबह-सुबह धाड़-धाड़ 10 बजते हैं, सुबह 10 बजे धाड़-धाड़, धाड़-धाड़ दरवाजे पे आवाज़ आती है। तो मैं देखता हूँ खिड़की से बाहर, तो एक पूरा क्राउड जमा हुआ है, ठीक है? पूरा क्राउड जमा हुआ है और मुझे पता है कि अगर ना दरवाज़ा खोला तो इन्होंने तो घर तोड़ना शुरू कर देना है, ठीक है? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अब आई एम ऑलमोस्ट 6 फीट, ठीक है? तो एक बंदा आ जाएगा मुझसे, शायद कोई तकरीबन कुछ 6 इंच और ऊपर होगा, सही डशकरा धूस किस्म का। घर के अंदर घुसता है, मुझे थप्पड़ मारता है, मेरे पेट में टाँग मारता है, मैं वो परे जाके गिरता हूँ, ठीक है जी? और पूरा क्राउड हमारे घर में घुस जाता है और मैंने उस टाइम सोचा कि यार आज तो शायद हम मरेंगे, ठीक है? क्योंकि वो घरों को आग लगा रहे थे। उधर जो उस टाउन में जो निगम्बो टाउन था, उसके अंदर जो मुस्लिम साइड ऑफ द पॉपुलेशन थी, वहाँ पे रोज़ रात को हमला करते थे, उनके घरों को आग लगाते थे जाके, ठीक है? अब क्या तमाशा होता है जी, कि पूरा क्राउड अंदर घुसना शुरू होता है और मैं नीचे लेटा हुआ देख रहा हूँ, तो मुझे 2 पुलिस वाले घर में घुसते दिखाई देते हैं। जब देखा ना मैंने कि 2 पुलिस वाले घुसे हैं, तो मेरी जान में तब जान आई कि यार अब हमें मारेंगे नहीं, ठीक है? तो फिर एक आदमी उनमें से था, वो कुछ पढ़ा-लिखा लग रहा था मुझे, उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, शक्ल से भी पता लग रहा था कि ये थोड़ा, उसने बाकियों को तो इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था। उसने इंग्लिश में मुझे कहा कि पिक अप योर थिंग्स इन 10 मिनट्स एंड गो टू द पुलिस स्टेशन। अच्छा जी, अब मैंने देखा है जो बेडरूम था उसमें 4 बंदे 5 बंदे उधर घुसे हुए हैं, जाके बेगम को ऊपर शाउट कर रहे हैं, ठीक है? आप ये सोच नहीं सकते कि वो मेरी ज़िंदगी का कितना बेबसी वाला मोमेंट था, जिस पॉइंट के ऊपर ये बात हुई, ठीक है? तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं जी आप लो, फिर उतनी देर में हमारा मालिक मकान आ गया और उसकी बीवी आ गई, वो उनके साथ अब सिंगलीज़ में बहस कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि क्या बहस कर रहे हैं उनसे, मगर मुझे इतनी समझ आ रही थी कि वो उनको कह रहे थे कि तुम क्यों इधर आए हो, ठीक है? हमारा घर है, हम देंगे ये वो।
अच्छा, बाद में फिर हमने वहां से रक्षा किया और हम पुलिस स्टेशन चले गए। मेरा मालिक मकान वहां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मैंने उससे पूछा, यार ये लोग कौन थे? ये कहता है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ के लोग नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिकल वो विंग था राजा पक्षास का, जो कि सिंगला बुद्धिज्म से, सिंगला ज्यादा रेसिज्म वाला चक्कर था, क्योंकि श्रीलंका में ये इशू है कि तमिल्स के साथ नफरत की जाती है। ठीक है, और वहां पे हिंदू विक्टिम है, वहां भी ये बात याद रखिएगा, वहां पे हिंदू हाँ, विक्टिम है। सही है, यस, वहां पे हिंदू विक्टिम है, क्योंकि तमिल्स हिंदूज हैं। और आपको यस, अगर श्रीलंका में कोई शख्स सबसे अच्छा मिलेगा जो आपके साथ सही रहेगा, तो वो तमिल होगा। ठीक है, वो तमिल हुँ, होगा। ये मैं आपको सामने बता रहा हूं बात, कि मैंने जितने तमिल लोग श्रीलंका में देखे हैं, मेरा पहला लैंडलॉर्ड था, वो था भी एथियस्ट। ठीक है, वो तमिल था, उसकी इंटर वो मैरिज थी, उसकी बीवी सिंगलीज थी, वो तमिल था। वो बाबा मर गया बेचारा अब ना, वो कोविड के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गया था। बहुत ही अच्छा शख्स था, बहुत अच्छा। मतलब हमारे साथ जितना अरसा वो रहा, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कुछ लोगों के पास, मैं क्रिश्चियंस के पास भी रहा वहां पे किराए पे। ठीक है, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई इशू बना देते थे। ये चीज मैं दो दो बार क्रिश्चियंस के साथ रहा, हमेशा इशू बनाते थे कोई ना कोई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म है, नहीं, ये बेसिकली सिंगलीज लोग होते थे वो ज्यादा। ठीक है, अब इशू ये आ गया थी, वो क्या, अब क्या हुआ जी, हम पुलिस स्टेशन गए हैं, तो मैं सामने देखता हूं कि कोई 70 से 80 जो है ना वो रेफ्यूजी फैमिलीज, सारी की सारी, एक छोटा सा शेड था पार्किंग का जिसके अंदर पुलिस वालों की गाड़ियां उसके नीचे खड़ी होनी होती थी थाने की, उसके नीचे 70 के 80 फैमिलीज गद्दे डाल के सो रहे हैं या बैठे हुए हैं असल में। और वो लोग उधर कम से कम को 7 दिन से बैठे हुए थे, 7 से 8 दिन से। और मेरी तो उस दिन बारी आई थी ना। ठीक है, हमारी उस दिन बारी आई थी, हमें उस दिन घर से निकाला गया था। अच्छा जी, तो अब मैं देखता हूँ तो वो उधर बैठे हैं, एक औरत थी, वो हमें जानती थी, वो मुझे आगे कहती है, जी आप भी इधर अपना गद्दा शद्दा लगा लें। मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था वहां पे रहने का। ठीक है, तो जब मैं थाने के अंदर घुसा, तो एक उधर उनका ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, मैं उसको जानता था, क्योंकि मैं श्रीलंका में भी, मुझे बड़ी दुनिया जानती थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उनके बहुत सारे थे जो मुझे पर्सनली जानते थे। तो उनका एक बड़ा जाना माना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, वो वहां पे खड़ा था। मैंने आसिम भाई को बता दिया हुआ था। आसिम भाई ने इधर उधर श्रीलंका में ये भी जानते थे, कुछ और हमारे दोस्त हैं वो जानते थे, इन्होंने आगे पीछे एक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को फोन करने शुरू कर दिया, आसिम भाई ने और हमारे जो दोस्त थे सारे के सारे। तो उसने जैसे ही मुझे देखा, उसने कहा तू इधर ही खड़ा हो जा, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ मैं लकी हूँ कि मेरा इंतजाम हो गया था। फिर उसने क्या किया जी, उसने एक स्विस था, स्विस था आदमी, वो आया, तो उसने उसे कहा कि यार, वो भी एथियस्ट था, उसने कहा ये दोनों मियाँ बीवी एथियस्ट हैं। ठीक है, तो इनके रहने का कोई इंतजाम कर। तो उस बंदे ने फिर हमें अपने घर 3 दिन रखा। ठीक है, और एक, मेरे ख्याल में 8x10 का रूम होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं, मेरी बेगम, ठीक है, और हमारे दो जो थे, दोनों ये बारनी और मैक्स, ये दोनों रहे। ठीक है, 3 दिन हम रहे। उसके बाद मैं कोलंबो गया। कोलंबो में मैंने घर जब किराए पे ढूंढना शुरू किया, कोई घर देने को तैयार ही नहीं था। कोई सुनता था पाकिस्तानी, नहीं जी हमने नहीं देना, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन मीडिया पूरा प्रोपेगेंडा, आपका इंडियन मीडिया बिल्कुल, मैं क्या कहूं, सारे बिल्कुल जी, श्रीलंकन हमारा हमारा इनको इंडियन छोड़ मीडिया है, आप के, बिल्कुल बोले, हमारा इंडियन मीडिया। इनको छोड़ के इंडियन मीडिया देख रहे थे। ठीक है, और इंडियन मीडिया टोटल पाकिस्तान को फ्रेम कर रहा था, हालांकि श्रीलंकन थे। और जो श्रीलंकन, जो इनका इजहान नसर था, जिसने अटैक करवाया था, जो मास्टरमाइंड था, जो खुद भी मार गया, वो इंडिया में जाके मिल के आया था लोगों से। ठीक है, और उसके इंटरनेशनल आईसिस से राब्ते थे, इंडिया में भी 12 लोग गिरफ्तार हुए थे उसके बाद। ठीक है, तो अब आप बताएं, इंडियन मीडिया ने जो बवाल मचाया हुआ था वहां पे, उसकी कीमत यूट्यूब पे आने से पहले, यूट्यूब पे नहीं आया मैं, मेरी टुनियों से हुँ, कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, हुँ, 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 उससे पहले मैं इनके टूनिज्म की भी कीमत अदा कर चुका हूं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं समझें। और वो लोग जो उधर 7 दिन शेड के नीचे थे, आपको पता है कि उन लोगों में खारिश फैल गई थी, उनमें खांसी फैल गई हुई थी। ठीक है, उनमें से कुछ लोग बाद में टीबी भी ट्रांसमिट एक दूसरे को कर चुके थे। ठीक है, बच्चे उनके बीमार थे। और ये बात याद रखें कि चले मैं 4 लोगों को जानता था, मेरा कुछ इंतजाम हो गया। ठीक है, मगर ये याद रखें कि उधर रेफ्यूजी इतने गरीब थे ना, इतने गरीब,
कि वो बेचारे अपना खाना भी पूरा नहीं कर सकते थे, कि अगर उनको अब बाहर से खरीदना पड़ रहा है, घर वो नहीं पका सकते, और घर थाने में बैठ के कौन पकाएगा? वो अपना खाना भी नहीं पूरा कर सक रहे थे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को उनके लिए काम करना पड़ा था। फिर श्रीलंकन इमिग्रेशन ने पकड़ने शुरू कर दिए रेफ्यूजी, और फैमिलीज को डिपोर्ट कर रहे थे। और कई केसेस, बहुत से फैमिलीज ऐसी होती हैं कि उनके केसेस ठीक होते हैं। मैं खुद जानता था कुछ फैमिलीज को जिनके केसेस, मुझे उनकी शक्लों से पता था कि, और उनकी स्टोरी पूरी सुन के मुझे अच्छे तरीके से पता था कि उनके केसेस ठीक है, मगर अनपढ़ लोग होते हैं, जाते हैं अपना केस फाइल करते हैं, वो सही तरह केस नहीं फाइल कर पाते, उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते थे, और इस तरह के लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी केस फाइल्स मैं खुद प्रिपेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ मैं उधर काम करता रहता था, वो मुझे भेज देते थे डॉक्यूमेंट्स में, ट्रांसलेट करता था, उनके केस फाइल्स तैयार करता था। कई लॉयर्स थे जिनके साथ मैंने वहां पे बैठे हुए कितना वॉलंटियर वर्क मैंने किया, ठीक है। तो फिर जाके मुझे एक शख्स ने 1 महीने के लिए घर दिया, और वो घर ऐसा था कि उसके अंदर बस एक ही स्टूडियो अपार्टमेंट था, खुला था टोटल, और उसका रेंट इतना ज्यादा, उसने मुझसे 1 लाख श्रीलंकन रुपया रेंट लिया 2019 में, ठीक है। $1000 1 महीने का रेंट उसने मुझसे लिया, तकरीबन तकरीबन $700 1 महीने का, ठीक है। और वो मैंने कैसे अरेंज किया वो भी मुझे ही पता है कि वो मैंने कैसे अरेंज किया, ठीक है। तो इतना, फिर क्या हुआ जी, फिर मैं घर ढूंढ रहा था उस 1 महीने में, और कोई घर देने को तैयार ही नहीं था। आखिर पे एक तमिल था जिसने मुझे घर दिया, ठीक है। और उसने जब मुझे घर दिया ना, तो उसने मुझे साथ ये भी कहा कि यार, मुझे पता है हम भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि अर्ली 2000s में उनकी फैमिली को भी डिस्प्लेस होना पड़ा था जब तमिल वॉर चल रही थी, और वो हिंदू था, ठीक है। और बहुत अच्छा बंदा था वो, अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो उसने मुझे रेंट पे घर दिया, और फिर मैं अगला 1.5 साल उसके घर रहा, ठीक है। और फिर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, उनको पता लगा कि टेररिस्ट आए कहां से थे, क्या चक्कर था, फिर जाके बात खत्म हुई, ठीक है। और फिर वो बहुत से इश्यूज चलते रहे। फिर इन द मीन टाइम कोविड आ गया, फिर कोविड की वजह से इकोनॉमी तबाह हो गई, इकोनॉमी तबाह होने के बाद फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। रिलीजन कैसे एक कंट्री को, रिलीजन की बेस पे लिए हुए वोट एक कंट्री को कैसे तबाह करते हैं, आई वॉज इन द मिडल ऑफ दैट, ठीक है। आपने अगर घर में खाना पकाना है ना, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा होता था, ठीक है, आपको चावल नहीं मिल रहे, एक दिन, और कर्फ्यू लग रहे थे, एक दिन खुलता था, आप नहीं स्टोर पे जाते थे, आप स्टोर पे पहुंचते थे, सब स्टोर पे एक एक शेल्फ खाली होती थी, ठीक है। इतने बुरे हालात थे मतलब कैट फूड नहीं आपको मिल रहा, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी इन्होंने बंद कर दी थी, कैट फूड नहीं मिल रहा आपको, अपने लिए कुछ चीजें, मतलब जो आपको चिकन नहीं मिल रही, अंडे नहीं मिल रहे, हर चीज खत्म है, ब्रेड नहीं मिल रही। जब इनका इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, तो ब्रेड एक जो मिलती थी वो 120 रुपए की होती थी। और बिल गोल्डबर्ग, आप गैस करेंगे फुल फ्लैज इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद वो ब्रेड कितने की होगी? हेलो, 5,000। 560 रुपए। आप बताएं मुझे, 560 रुपए। हॉस्पिटल में आपकी अपॉइंटमेंट है ना, आप ऊबर से रक्षा नहीं मंगवा सकते, टुक टुक ऊबर से मंगवाने की ना अजाब होता था। आप ऊबर पे टुक टुक मंगवा करते थे हायर, वो आपको 2 घंटे का टाइम देता था, फिर वो आपको कॉल करता था। अगर ऊबर ने 1500 रुपया किराया दिया ना, वो आपको कहेगा मुझे 4000 दो। और उन दिनों बेगम का ना वो ऑपरेशन था, इसका विजडम टीथ का, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, तो ये अजाब उधर चला हुआ था। तो ये वही बात है कि आप रिलीजियस हेट्रेड फैला के, और उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ये जो अप्रैल से ईस्टर संडे बॉम्बिंग हुई थी, इसको कैश किया। कैश करने के बाद उन्होंने इसको जो है ना वो क्या किया, आ, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी ली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया श्रीलंका का, ठीक है। और फिर उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिया, उसके बाद जो उन्होंने करप्शन शुरू की है, और ऐसी की तैसी उन्होंने पूरे कंट्री की कर दी। और वो क्या, उनके भी क्या काम थे कि वो सबसे पहले जब गवर्नमेंट में आए हैं, तो वो जाएंगे तो सबसे पहले जाके बुद्धिस्ट मंदिर में जाके माथा टेक के आएंगे। वो हर वक्त बुद्धिस्ट स्लोगन से अपनी स्पीचेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और उधर जैसे इंडिया में इस टाइम कहा जा रहा है कम्युनिज्म का बहुत बड़ा खतरा है, इस टाइम श्रीलंका में लिटरली इस टाइम चल रहा है कि कम्युनिज्म का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ रिलीजन कैसे किसी कंट्री को, रिलीजन पॉलिटिक्स में कैसे किसी कंट्री को करता तबाह, भाई मेरी तो आंखों के सामने हुआ है ना। ठीक है, उनका भी एक उनका जो था एक खादिम रिजवी उनका भी था। फिर जब ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुई हैं तो आप ये देखें, मेरे ख्याल में पूरे एशिया में एक कार्डिनल इंडिया में है, एक कार्डिनल श्रीलंका में है। कार्डिनल का मतलब ये है कि वो वाला बिशप जो कि वो होता है जिसका पोप बनने का चांस होता है, ये पूरी दुनिया में 250 होते हैं, तो वो यस। कार्डिनल श्रीलंका में था। ठीक है, और वो राजा पक्षास के साथ मिल गया और उस बंदे ने वो आग लगाई, वो उसने सत्यानाश किया। तो जब मैं कहता हूं ना कि सारे रिलीजन एक जैसे हैं, मौका मिले रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ आप मिक्स करें तो देखें आप कौन सा रिलीजन क्या कूल खिलाता है। तो ये हमें हर रिलीजन के बारे में ट्रू है भाई, कोई एक भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये ट्रू नहीं। और मैं तो ये बात बिल्कुल साफ आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा, मैं लोगों की तरह सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सामने हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, बिल्कुल आई वॉज इन द मिडल ऑफ इट। पहले इस्लाम की वजह से परसिक्यूट हुआ, पाकिस्तान से निकला, दोस्तों मेरे को फांसी हो चुकी है। ठीक है, मैं फिर उसके बाद श्रीलंका आया। ठीक है, श्रीलंका आया तो श्रीलंका में रिलीजन की वजह से क्या कुछ हुआ, दूसरे रिलीजन की वजह से क्या हुआ मेरे साथ, वो भी आपकी आंखों के सामने है। आपको कोई घर से निकाल दे और आपको पता ना हो कि अब आप जाएंगे किधर, ये दिन आप पे नहीं आया होगा कभी, मेरे पे आया हुआ है। और खास तौर पे आपकी फैमिली आपके साथ हो। ठीक है, इंसान, मैं अकेला छड़ा होता ना तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं जाकर किसी रोड के नीचे किसी पुल के नीचे सो जाता। ठीक है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी हो ना कि आपके साथ आपकी बीवी है और आपने उसके लिए भी उसको भी देखना है, भाई मैं इस चीज से निकला हूं, मैंने देखा है ये चीज है। ये आपको दूसरे तीसरे लोग जो है ना सिर्फ वो इधर उधर की बातें करते दिखाई दे रहे हैं, मैं कैसे क्यों फील कर सकता हूँ कि गाजा वालों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं खुद अपनी जिंदगी में उसकी ग्लिम्स देख चुका हूँ। और मेरी जो मेरे साथ हुआ है ना वो कुछ भी नहीं है, जो गाजा वालों के साथ हो रहा है ना वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और ये बात आप, ये जो बड़े एक्स मुस्लिम बातें करते हैं ना कि ओ जी हम तो एक्स मुस्लिम, भैया जब आएगी ना बात आप पे, मैं पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिश्चियन एथियस्ट, भाई वो मुझे मुसलमान समझ रहे थे ना, वो मुझे थोड़ी समझ रहे थे कि क्रिश्चियन है, उनको थोड़ी पता था कि मैं जो वो भाई कभी भी आप ये नहीं समझ सकते, किसी कम्युनिटी के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो श्रीलंका का मुसलमान हो, चाहे वो गाजा का मुसलमान हो, पाकिस्तान का भी जिसने क्राइम किया उसके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आम मुसलमान को उठा के आप ऐसे कर देंगे, ना ना भैया, उनके राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं, सिर्फ ह्यूमन राइट्स होने की वजह से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और मैंने मैंने शिया के अजाइलम केस भी किए हैं, उनके भी अजाइलम केसेस की फाइल्स में हेल्प की हुई है। मैंने पाकिस्तानी सुन्नियों की हुई है, पाकिस्तान के कश्मीरी जो कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट में कुछ कश्मीरी शरीक थे, उन लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बन गया था। वो मैं उनसे मिला, मैं हजारा पाकिस्तानीज मैंने उधर देखे, मैंने अफगानिस्तान के देखे लोग वहां पे आए हुए शिया। ठीक है, पाकिस्तानी अहमदी तो बेचारे उधर मतलब हजारों की तादाद में बैठे हुए थे ना। ठीक है, फिर क्रिश्चियंस उधर देखे, कौन सा बंदा है जो कि मैं रेफ्यूजी नहीं देखा। मैंने ऐसे भी देखे कि जो जिनके सच्चे केस थे, मैंने ऐसे भी देखे जिनके 100% झूठे केस थे। भाई सब कुछ देखा मैंने, ये चीजें मैं देख के आया हूं, मेरी आंखों के सामने है। और ये नहीं अगर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा था, श्रीलंका में बैठा रेफ्यूजी, आपको पता है लिटरली ये मेरे सामने श्रीलंका में हुआ था कि एक बंदा जिसका पाकिस्तान में कोई झगड़ा था, उसको श्रीलंका में पाकिस्तान से टिकट पर लिया, किसी ने आके मार के चला गया, और वो लिटरली मेरे से 3 गलियां छोड़ के रहता। ठीक है, उसको कोई मार के चला गया था, पाकिस्तान से आए हैं सुबह, उसे गोली मार के छुरी मार के शायद चले गए थे। ठीक है, तो वो जो है वो मर गया था बंदा। तो भाई मैं जिस जगह बैठा था ना वहां पे कोई भी, किसी को पता चल जाता कि गालिब वहां रहता है, कोई भी उठ के आ सकता था आके मुझे उधर, तो उधर। और दूसरी बात है कि श्रीलंका में मुझे किसने बचाना था, तो मैंने तो अपनी लाइन फिर भी नहीं बदली भाई। ठीक है, मैं तो फिर भी वही बातें
जो मुझे ठीक लग रही थी मैं फिर भी वही कर रहा था, अपनी सेफ्टी के प्रिकॉशन ले लिए और सब कुछ मैं कर रहा था, सब कुछ। इतना कुछ पे करने के बाद भी मैंने किया। मैं तो किसी टाइम पे ये नहीं किया कि मैं अगर हिंदुत्व के गुण गा लेता तो आप क्या समझते हैं कि मुझे ना पैसे मिलते? क्या मुझे बहुत पैसे ऑफर मिलते नहीं हो भाई। रही थी? ठीक है, मुझे नहीं ऑफर हो रही थी। आपको पता है कि वो आपके ये जो दो हैं क्लाउन्स, जो बुढ़े क्लाउन हैं आपके ये जो टुनी क्राउड के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा दोनों का, ठीक है? तो उनमें से एक एक और हमारे पाकिस्तानी एथियस्ट को फोन करता था, एक्स मुस्लिम को, और उसे कह रहा था कि गालिब का एड्रेस और फोन दो मुझे, वो बोला मैं भी तो था कोलंबो जा उसने रहा हूँ, मिलूंगा कि मैं उससे। जानता हूँ गालिब श्रीलंका रहता है। हाँ हाँ, तो वो ये ड्रामे लगाता था, यानी धमकी हर वक्त धमकी दे रहा था। धमकियां, यानी उसके थ्रू मुझे धमकियां दे रहा था वो। हम्म। सही है। तो कोई कहीं और बैठा हो ना, उसको कोई मतलब, मैं तो फिर भी नहीं ना। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तू मेरा नंबर दे दे, मैं कर लूंगा बात उससे। ठीक है, मैंने लिटरली उसे कह दिया था, मैंने उसे कहा था तू मेरा नंबर उसको दे दे, मैं कर लूंगा बात उससे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने फिर उसके साथ क्या बात करनी है आगे से। मगर ये नहीं था कि मैं डर के बेच देता अपने आप को, मैं तो किसी से भी डर के नहीं बिका ना। क्यों नहीं बिका? इसीलिए कि भाई मुझे पता है ना रियल रिस्क क्या होता है, और किस पॉइंट पे आपने यील्ड करना है या किस पॉइंट तक आप लड़ सकते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं वो नहीं करता कि जी अब हिंदुत्व के व्यूज लेने हैं तो अब आ जाओ जी, चलो जी करते हैं काम। ऐसे नहीं होता भैया। ठीक है, अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहने के लिए दलेरी ये होती है, वो नहीं होती। मैं पाकिस्तान में बैठा था, अंदर पाकिस्तान के। ठीक है, 2013 से मैं पाकिस्तान में बैठा था, 17 तक मैं पाकिस्तान में रहा हूं। ठीक है, मेरे दोस्त जब आसिम भाई लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग उधर बड़े चैन से बैठे हुए थे? हमें पता था हमारा नंबर आ गया बस। ठीक है, पूरे तरीके से। अगर अगर आसिम भाई लोग ना पकड़े गए होते ना और डायरेक्ट बात हम पे आई होती, तो आज मैं जेल में होता। 100% ये बात है। फिर मैंने पक्का जेल में होना था, क्योंकि जब से ये पता था ना कि ये पकड़े गए हैं, और मुझे ये पक्का पता था कि आईएसआई को तो हमारा पता होगा, एफआईए को पता होगा या नहीं वो एक अलग बात है। ठीक है, मगर आईएसआई वालों ने, क्योंकि वो ज्यादा इस बात के ऊपर थे कि वो अपनी फौज के खिलाफ ज्यादा बातों को करते थे कवर, वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा उनका उस टाइम नहीं था कोई भी। और आईएसआई आज भी उस तरफ नहीं जाती, मगर जो मेन उनकी बात है वो ये है कि वो उस पे है, और वो अपना गंदा रोल पाकिस्तान में प्ले करते हैं ना आईएसआई वाले। ठीक है, तो यार देखो, पाकिस्तान की आर्मी पे क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ, हर वक्त करता हूँ। श्रीलंका बैठा तब भी करता था, आज भी करता हूँ। ठीक है, इमरान खान पे क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ, यूथिया मैं कभी नहीं रहा। ठीक है, रिलीजन पे क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ, हिंदुत्व पे मैं करता हूँ, क्रिश्चियनिटी पे मैं करता। भाई मैंने तो हर तरफ से हर चीज अपने प्रिंसिपल के मुताबिक ही चलाऊं ना। और ये याद रखना कि जब मैं इतनी कमजोर जगह पे था तो मैं नहीं था बाज आया। भैया अब तो अब तो भाई, जब मेरे कदम कमजोर थे तो मैं नहीं था आया जब, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता भैया। ठीक है, अब तो हम सारे काम करेंगे और वो करेंगे जो हम पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो बात ये है। और आप गालिब भाई पर आज आप तक मुझे पहले आपने कभी डिमोलॉजिकली कंसिस्टेंट या दोगला या बिका हुआ नहीं पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और एक्टिविज्म, एक्टिविज्म मैंने मुफ्त किया है हमेशा। जब फेसबुक पे 4 साल था मैं, मुझे कोई रुपये नहीं देता था। ठीक है, ये मेरे लिए सिर्फ एक, ये मेरा शौक है, मेरा पैसे कमाने का जरिया नहीं है। काबिलियत मेरे अंदर बहुत है, पैसे कमाने जिंदगी में मैं पाकिस्तान में लाखों कमाता था, अब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पैशन है सिर्फ, ये बात है। मैं ये अभी आप पहले तो आपने कभी नहीं बताया कि आप यहाँ श्रीलंका में थे या जो भी है। तो अब बता रहे हैं, उससे कोई वो नहीं है, मतलब खतरा नहीं है इस चीज से कोई? तो अब मैं श्रीलंका में नहीं हूं ना। ठीक है, ठीक। अब मैं श्रीलंका में नहीं हूं भाई। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ, जो भाई आए थे ना, उन्होंने जब आपसे बोला ना, रेप वर्ड यूज किया, तो यू वर सरप्राइज्ड। एक्चुअली हुआ क्या है कि उन्होंने एक हमारे भाई ने, जो जिनका नाम अभी चल रहा था अभी, तो उन्होंने एक ऐसा कुछ डाला था जिसमें उन्होंने लिखा कि एक एक्स क्रिश्चियन है और वो एक्स मुस्लिम बनता है, और वो श्रीलंका भाग के आया और उसने रेप किया था किसी का, और अब वो श्रीलंका से जाके और कहीं और चला गया है, और उसकी बीवी उसको ढूंढ रही है, और उसकी बीवी का तलाक तक चलने वाला है। यू नो हुम आई रेफरिंग टू, और किसको वो अच्छा, बात कर रहा है, तो नहीं अगर इसीलिए तो उसने वो अगर वर्ड तो यूज।
मतलब अगर तो वो मेरी बात कर रहा है और तो फिर भाई ये साबित करो, क्योंकि अगर तो वाक़ई बात हुई तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम भी बन सकता है फिर। ठीक है? उसी उन्होंने और ही ये दूसरी वर्ड यूज़ बात, किया था इसीलिए। हाँ, नहीं वो ऐसे ड्रामे कर रहा है वो, क्योंकि उसके पास कोई बात नहीं ना होती, तो वो इस तरह की बातें ही करता है। असल में उसको पता है कि उसकी बेसिस बड़ी कमज़ोर है, ठीक है? और मैंने आपको कहा है ना कि बात ये है कि मैं था पहले मजबूर, अब मैं मजबूर नहीं हूँ। अब मसला मेरी शराफ़त का है। अगर मेरी शराफ़त को कोई टेस्ट करेगा और मुझे मजबूर करेगा तो ठीक है, फिर मैं भी सीधा हो जाऊँगा, मुझे क्या मसला है? अब मुझे कोई मसला नहीं। पहले की बातें थी, ब्लैकमेल में पहले हो रहा था। पहले जब मुझे कोई कह रहा था, पहले जब मुझे थंबनेल बना के भेजे जा रहे थे, एक तरफ मेरा विदाउट द मास्क पिक्चर लगाई हुई थी, तो तब मुझे फ़िक्र थी, अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं। अब बात और है, अब सीधा जब मैंने होना होगा, मैं हो जाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पैंट के अंदर रहो, अच्छी बात है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, करो 100 बार, ठीक है? वो मसला नहीं है कोई भी, मगर अगर पर्सनल बातों के ऊपर गन डालोगे, फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी मिल सकता है। ये तो ये बहुत बात है। अच्छी बात हुई गालिब भाई, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ये मूवमेंट तो इंडिया में तो ये डेड हो चुका है, आप सब देखें। इंडिया में नहीं ये है, हिंद पाकिस्तान पर में भी डेड हो चुकी है ना। ये अब बात ये देखें, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। मैंने किसी हज़रत को कहा था कि भाई तुम इस मूवमेंट के लीडर हो, मैं नहीं हूँ। और मैं नहीं हूँ, मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया। मैं एक्स मुस्लिम ही नहीं हूँ, ठीक है? मगर मसला ये है कि प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लीडरशिप डिज़र्व नहीं करते। उनको पता होता है कि वो लीडरशिप मटीरियल नहीं है। लीडर होने के लिए सबसे लीड बाय एग्ज़ाम्पल करना पड़ता है, ठीक है? आई वाज़ रेडी टू फॉलो, मगर मसला ये है कि जो बंदा खुद लीडरशिप ना लेना चाहे, वो जो आपके टुन्नी मुल्हिदीन हैं, उधर वाले, वो टॉर्च अपनी उठा के उनको दे रहे हैं कि तुम लीडर हो, और उधर से टीसी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो तो भला हो उनका कि उन्होंने वो अपना कॉम्पिटिशन समझते हैं, उन्होंने कभी मुँह नहीं लगाया, वरना लोग तो फुल टीसी के मूड में थे शुरू से ही, ठीक है? ये मसले हैं। नहीं, मैं तो और वो मैं उनको आपको जब बता दूँ कि धमकियाँ दी जा रही थी, धमकियाँ जिस बंदे के थ्रू दी जा रही थी, वो भी बात है, सही है। मुझे प्रॉपरली थ्रेट किया जा रहा था, बड़ी-बड़ी धमकियाँ दी जा रही थी कि जी हम ये, और इस तरह जुर्रत ये भी नहीं थी कि डायरेक्ट खुद दे लो, दूसरे के थ्रू वाया, ठीक है? वाया दी जा रही थी धमकियाँ, और हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है? हाँ। तो ये ये नहीं है, इनको आप ये मत समझें कि ये कोई इतना आसान था, मेरे लिए आसान नहीं था। मगर ये बात याद रखना कि मैं इतना दलेर हूँ कि भाई इन द फेस ऑफ ऑल डाइवर्सिटी मैं अपने स्टैंड पे ही खड़ा हूँ, मैंने बदला नहीं है, ठीक है? तो और कोई होता ना श्रीलंका में, जो इंडिया में बैठे हैं ना, जो इंडिया में बैठे हैं और कहते हैं हमें खतरा है इसलिए हम हिंदुत्व से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा सेफ थे, ठीक है? मैं श्रीलंका में बैठा था, कोई प्रोटेक्शन, कोई सेफ्टी कुछ भी नहीं था, और श्रीलंका में भी ब्लास्फेमी लॉ है। अगर फ़र्ज़ करो कि 4 मुल्ले उधर उनको पता चल जाता कि गालिब इधर है और उठ के मेरे ऊपर केस कर देते कि ये यूट्यूब चैनल चलाता है। भाई मैं उधर भी अंदर हो सकता था, मैं डिपोर्ट भी हो सकता था। सब कुछ था उधर। तो ये बातें हैं। और क्या बात करेंगे? आज और का कोई करेंगे आप बात? आज काफ़ी बातें आपने बता दी। मैं तो अभी बात सारी वही है ना, आपका एक्सपीरियंस है, आप पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें परसिक्यूशन झेल के आए और श्रीलंका में भी और ये सब। जो लोग बातें कर रहे हैं एक्स मुस्लिम होने की, उन्होंने कौन-सा परसिक्यूशन झेला है, मुस्लिम होने का, एक्स मुस्लिम होने का? वो आराम से बाहर रह रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं कि हाँ जी, ये बड़ा ही खतरनाक आइडियोलॉजी है। एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग मतलब मतलब मुस्लिम इस्लाम के अगेंस्ट बोलने के बजाय वो मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कहीं के हुँ। भी मुसलमान खराब होते हैं, मुसलमान तो ऐसे होते हैं। अरे इंडिया में जब आप लोगों को, टुन्नियों को बता रहे हो कि मुसलमान खराब होते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर जेनोसाइड। तो इंडिया में जो कुछ हुआ है, इंडिया में जो मसले हो रहे हैं अभी, देखें ये समझना कि इंडिया में बातें उधर नहीं जा सकती। यार मेरे सामने लोग उस छोटे से टाउन निगम्बों में मुसलमान लोग कत्ल हुए हैं मेरे सामने, ठीक है? उन दिनों में मुसलमान लोग कत्ल हुए हैं, ठीक है? तो और मुसलमानों ने कोई कत्ल नहीं किया, अपोज़िट तरफ ना रहते उधर बहुत बड़ी आबादी में उसी टाउन में मुसलमान रहते थे, ठीक है? उन्होंने नहीं किया मगर मुसलमान कत्ल हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? बिज़नेस था उन लोगों का वहाँ पे, और
ये चीज़ नहीं, आप ये नहीं कह सकते। मैं एक्स मुस्लिम्स जो श्रीलंका के हैं, कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, बहुत सारे, ठीक है? और उन एक्स मुस्लिम्स ने भी तकलीफ उठाई उस वक़्त में, ठीक है? 2 बंदे ऐसे थे जिनको जॉब से निकाल दिया गया मुसलमान समझ के। आप क्या समझ रहे हैं? छोटी-छोटी बातें हैं। मैं बातें करता जाऊँगा, बातें निकलती आएँगी, पूरी रात लगा रहूँ, ये स्टोरी खत्म नहीं होगी, कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ क्या-क्या हुआ। ठीक है? एक हमारा मुस्लिम दोस्त था, उसने नया-नया बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था, ठीक है? तो उस बेचारे का बिज़नेस उस वजह से बिल्कुल ठप हो गया। उसने कोई 1 करोड़ श्रीलंकन रुपीज़ लगा के बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था। वो उन सारे हमारे जितने दोस्त थे उधर ना, उनमें वो वेल ऑफ बंदा था। लोगों ने मुसलमानों की दुकानों से चीज़ें खरीदनी बंद कर दी, उसका बिज़नेस ही ठप हो गया टोटली। अब आप मुझे बताएँ, वो तो एक्स मुस्लिम था यार बेचारा, बिज़नेस तो उसका भी बंद हो गया। आप बताएँ मुझे कि ये क्या बात हुई? तो ये बात, ये समझना कि जी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कम्युनिटी के खिलाफ नफ़रत फैलाएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता भैया। आप ये एक्स मुस्लिम खुद साथ पिसेंगे उस बात के। और मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग, भाई ये जो मुझे कह रहे हैं ना कि वो गालिब तो एक्स मुस्लिम होना प्रिटेंड करता था। यार तुम तो ये बात ही नहीं कर सकते। मैं तो मुसलमान समझ के परसिक्यूट होके आ गया। यानी एक्स मुस्लिम की तो बात दूर की है ना, अगलों ने मुसलमान समझ के मेरे घर पे हमला कर दिया। बताओ, आपके बिल्कुल। साथ हुआ है ये? किसी के साथ हुआ है? मुझे तो मुसलमान समझ के मेरे घर पे प्रियंका कुमारा मरा था, हम दोबारा डर रहे थे भाई कि हम पे हमला कर देगा कोई। प्रियंका कुमारा को जो पाकिस्तान में मॉब लिंच किया है, उसकी लाश कोलंबो आई थी भाई, अच्छा। ठीक है? जब उसको मॉब लिंच किया पाकिस्तान में, हम दोबारा डर रहे थे हम पे कोई हमला कर देगा, ठीक है? सोचना पड़ता था 100 बार कि जब हम जाते थे तो चुप ही रहते थे, ताकि कोई सुने ना, क्योंकि श्रीलंकन उर्दू और हिंदी समझते हैं। कई बार वो हमें इंडियन समझ रहे होते थे, कई बार। और मुझे तो किसी को ये बताना भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं जो हूँ वो पाकिस्तानी इंडियन हूँ, क्योंकि ये काम भी एक बार हुआ। एक बार क्या हुआ जी, ये अप्रैल संडे बॉम्बिंग्स हुई थी और कोई 2 महीने गुजरे थे उसके बाद। तो क्या हुआ जी, कि एक सुपर स्टोर था हमारे घर के करीब, और कोविड भी वो मतलब कोविड चल रहा था या कोविड अभी नहीं आया था, मुझे अब सही याद नहीं है। मैं और बेगम ना उधर खरीदने गए, ग्रोसरी उधर से करते थे, तो ग्रोसरी करने गए। तो अब श्रीलंकन्स की ये आदत है कि जो मिडल ईस्ट में काम करके आते हैं ना, वो हिंदी उनको आती है। तो वो जी वहाँ पे खड़ी, वहाँ पे जो कैशियर थी, उसने हम दोनों को आपस में उर्दू बोलते देखा, तो उसने हमारे साथ हिंदी बोलनी शुरू कर दी। तो हम मुझसे पूछती है कि आप किधर हो? किधर से हो? तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस जगह नए-नए गए थे अभी, ये बिल्कुल उसके बाद की बात है जब हमें रिलोकेट करना पड़ा। तो जी उसने कहा कि आप इंडियन हो? मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है? तो आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा जी मैं पंजाब से हूँ। मैंने ऐसे बोल दिया। क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा था, इतने लोग उधर खड़े थे, क्या पता कोई बीच में से सरफिरा हो या कोई ऐसी बात हो। तो जी पीछे कोई इंडियन खड़ा था। तो जब हम जाने लगे, कहता है अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो जब उसने अस्सलाम वालेकुम भाईजान कहा ना, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार क्या। और मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों पे फिर ये जो श्रीलंकन दहशतगर्द था, मेरे मुंह दिल से उनमें उनके लिए गालियां निकल रही थी कि यार तुम लोगों ने जो है ना हमें जलील कराया हुआ है, ठीक है? तुम्हें क्या पता कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है और क्या नहीं। तो ये चीजें इस तरह से मैंने तो कभी, मुझे मैं आगे हूँ आगे, तो मुझे कोई पूछता है आप किधर, मैं तो सीधा बताता हूँ पाकिस्तानी हूँ भाई। मैं कभी भी ये नहीं कहता कहीं। तो ये चीज है सिंपल। तो यही बात है भैया, यही चीज, ये रियलिटी है असल में सारी। तो आप डिस्क्रिमिनेशन आप समझ रहे हैं कि आप किसी एक ग्रुप के खिलाफ, और दूसरी बात है ये कहना कि दुनिया का हर मुसलमान शैतान है। यार आपको क्या पता जो सामने खड़ा हो मुसलमान भी है कि नहीं? आपको क्या पता कि गाजा में कितने एक्स मुस्लिम हैं? कभी पूछा है ये अपोस्टेट प्रॉफिट ने, या जिस हजरत की आप बात कर रहे थे, कभी पूछा कि गाजा में, कभी स्टैटिस्टिक्स निकालनी है गाजा में कितने एक्स मुस्लिम होंगे? क्या नहीं होंगे उधर? क्या गाजा सारे दहशतगर्द हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। क्या इंडिया के मुसलमानों में एक्स मुस्लिम नहीं है? पाकिस्तानी है मुसलमानों में एक्स मुस्लिम नहीं है? जितने क्लोजेट एक्स मुस्लिम्स को मैं जानता हूँ,
उतने कोई और पाकिस्तानी क्लोजेट एक्स मुस्लिम्स को नहीं जानता होगा। मैं कहाँ फेसबुक के थ्रू जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी वजह से कितने लोग हुए, कितने थे भाई, बहुत दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया, हजारों की तादाद में मैं लोगों को जानता हूँ। हजारों की तादाद में मैं तब भी जानता था जब मैं अभी यूट्यूब पे नहीं आया। मसला ये है कि नफरत के रंग डिफरेंट होते हैं, होती एक ही है, चाहे वो हिंदुत्व की हो, चाहे वो सिंगला बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जूइश जायनिस्ट हो, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हो, दुनिया का कोई सिखों की हो, चाहे नफरत है भाई। नफरत किसी का भला नहीं कर सकती। आप समझते हैं कि नफरत एक डिफेंस मैकेनिज्म है? नफरत एक बहुत प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है और सबसे इनफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आग की तरह है, ये आपके हाथ पहले जलाती है, दूसरे को बाद में जलाती है। ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो ये समझते हैं कि नफरत जस्टिफाइड है, वो किसी भी लेवल पे बात सही कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात गलत ही रहेगी सिर्फ और सिर्फ, कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है बिल गोल्डबर्ग, मैं चलता हूँ आगे। ठीक है सर, एक आज मैंने पर्सनल हाँ स्टोरी सुनाने में टाइम गुजार दिया वैसे तो। हाँ, बस एक ये मुझे बताएं कि ये जितनी बातें आपने बताई, ये हमारे भाई ने किताब भी लिखी है, मैंने पढ़ी है वो किताब, ठीक है? और ये चीजें तो ये भी जानते होंगे, इनके इस आग में सब जलेंगे, ये खुद ही बोलते हैं। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं इस काम को? ये अच्छा खासा चल रहे थे, क्यों ये हिंदुत्व की लाइन टो कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं जो है हिंदुत्व जो है खराब ये है। आप और उनसे जाके पूछ लें यार, मैं तो यही कहूंगा, उनसे पूछें, मैं उनके लिए मैं तो क्यों गया बोलूं? था पूछने, लेकिन हाँ जिस तरह की उनकी भाषा है, उससे लग रहा है कि ही इज अवॉइडिंग इट। हाँ, तो कितनी देर अवॉइड तो अवॉइड करते रहे, कोई मसला नहीं है यार। आपने अगर अब हिंदुत्व की लाइन ली है तो आप ब्रेव बने, अब कहें कि मैं हिंदुत्ववादी हूं, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे ना। अब ओरिया मकबूल जान अगर घटिया बात करता है और उसी लेवल की कोई और शख्स जो अपने आप को एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्हिद कहता है वो कर देता है, तो भाई पकड़े, अगर ओरिया मकबूल जान को पकड़ रहे हैं और आपको नहीं पकड़ेंगे तो फिर बात तो गलत है। कैसर राजा अगर वही बात करता है और दूसरा, मैंने उसका नाम ले दिया, ठीक है, दूसरा बंदा आप हमारी साइड का भी वही बात करता है, तो यार पकड़ेंगे तो फिर आपको भी ना यार। आप क्या समझ रहे हैं, आपको नहीं पकड़ेंगे? और ये बात याद रखिएगा, जिन हजरत की बात हो रही है वो मेरे चैनल पे या अपने चैनल पे खुद ये कह चुके हैं कि अगर मैं गलत बात करूंगा तो गालिब मुझे बस के नीचे देगा। इनको ये बात याद होगी। तो अगर आप गलत बात करेंगे तो भैया फिर आपके साथ बात तो होगी, फिर आपकी बात तो हम करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि नहीं होगा। और आपको पता था ये बात का कि गालिब आपके साथ गलत बात पे खड़ा नहीं होगा, पता था, ये शुरू से पता था, खुद कहा हुआ, ठीक है। और कोई असूल वाला नहीं खड़ा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी एथियस्ट में या पाकिस्तानी रैशनलिस्ट में या पाकिस्तानी हिंदुओं में या हिंदुस्तानी हिंदुओं में या हिंदुस्तानी रैशनलिस्ट में, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स में, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में असूल वाले लोग खत्म हो गए, नहीं हुए यार। गजा वाला मसला जो है ना, वो उसने बड़े लोगों को एक्सपोज किया है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का इशू है और लोग उसे ये बताने, उसे इस्लाम का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा का इशू हमास नहीं है सिर्फ, गजा के फलस्तीन के इशू की हिस्ट्री हमास से पीछे भी है। हमास टेररिस्ट है, हमास ने टेररिज्म किया, कलेक्टिव पनिशमेंट उसका जवाब नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये भी याद रखेंगे, हमास का प्रॉब्लम इसराइल का अपना क्रिएट किया हुआ है, नेतन्याहू हमास को बनाने वालों में शामिल है। ये मसले हैं, ये बहुत डीप प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत डीप प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू गालिब चलेंगे, भाई, ठीक काफी है। नई और इंटरेस्टिंग बातें पता लगी। एक खवातीन बैठी हैं, आप उनको ले लें, अब जो करेंगे चलो ले बात लेते हैं, सैटरडे आते हैं। ठीक है, ठीक है बिल गोल्डबर्ग, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय। आसिम भाई सुनाए, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताइए। बस ठीक, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक ठाक। आज आज मैंने इनको कुछ थोड़ी सी श्रीलंका वाली स्टोरी सुनाई है, तो उसमें वो आपका मैं भी वही जिक्र हुआ सुन रहा था। था, कुछ लोग हाँ आके बोल रहे थे, मैं अभी पूरा सुन नहीं पाया वो आप क्या कह रहे थे। हाँ लेकिन मैंने तो किसी से बात नहीं की थी कि अब आप श्रीलंका में नहीं है, ये नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है बता दिया आपने शायद। हाँ, मैं ये बता दिया कि अब मैं श्रीलंका में नहीं हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, वो ये बात है कि दूसरा मैं अक्सर उस वाक़ये को लेके लोगों को ये समझाता हूँ कि आप जो लोगों में नफ़रत में फैलाते हैं ना, उसका असर जो है वो
मतलब एक बंदा कहता है कि मैं लिबरल हो गया हूँ, मैं एथियस्ट हो गया हूँ, लेकिन मुसलमान ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, लिबरल ऐसे होते हैं, फलाना-ढिमकाना ये वो। कल को खुदा न ख़ास्ता वहाँ पे जब अगर वहाँ का मॉब आ जाता है, अमेरिका की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। हाँ, हाँ। अमेरिका में कुछ हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी तो मुसलमान जो इस तरह के होते हैं, मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं, मुसलमान बच्चों का ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं। आप इस्लाम को तनकीद करो, मुसलमानों पे इस तरह से तनकीद नहीं करे, आप उन्हें स्टीरियोटाइप कर रहे हो, एक आप मॉब की एक मेंटालिटी बना रहे हो। अब कल को खुदा न ख़ास्ता अगर अमेरिका में एक मॉब आ जाते, जैसे कैपिटल हिल पे वो आए थे जनवरी में, अगर वो उस तरह से आ जाता है, कल अमेरिका में धमाके हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका में हुए थे, और वो मॉब देखते हैं कि हाँ, जी यहाँ पे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, यहाँ पे भी मुसलमान रह रहे हैं, चाहे आप कितने ही लिबरल हो जाएँ, चाहे आप कितने ही एथियस्ट हो जाएँ, कोई बंदा आज के आपसे नहीं पूछेगा कि जी गालिब भाई आप जो है आप एथियस्ट नहीं हैं, अच्छा आपको छोड़ देता हूँ। मॉब इस तरह का कोई काम नहीं करता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मॉब ने आपके आके आपसे अकीदा, आपकी रंग, आपका नस्ल, आपकी पासपोर्ट, आपका वोटिंग टेंडेंसी ये नहीं देखनी कि अच्छा ये तो ट्रम्प को वोट डालते थे, इसे मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता, तो इसलिए ये हेट फैलाना, हेट मॉन्गरिंग जो है ना और फ़ियर की टैक्टिक्स यूज़ करना, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो एथियस्ट करे, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, यहूदी करे, कोई भी करे। ये किसी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद को एक ही लपेटे में कह देना कि ये सारे इस तरह के होते हैं, ये दुरुस्त फ़ेल नहीं है। मैं तो वही वाला वाक़या बता रहा था, मैं तो मतलब बहुत कम लोगों से उसकी ज़िक्र भी नहीं किया कि उन्होंने आके ये नहीं पूछा कि जी आप एथियस्ट हैं? अच्छा हम उन्होंने आपको तो नहीं छोड़ देते पूछा, हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा ना कि आप मुस्लिम हैं। उन्होंने उन्होंने हाँ, ये फर्ज़ किया उस टाउन में निगम्बो में जितने भी रेफ्यूजी रह रहे थे, वो आइदर अहमदी थे जिन्हें पाकिस्तान से मुसलमानों ने मार के एग्ज़ैक्टली। निकाला है, आइदर क्रिश्चियन थे जिन्हें मार के निकाला है, शिया थे थोड़े से शिया, ठीक है? यही थे ना सारे रह रहे और मार उनको ही मतलब पड़ गई, वो वो हॉस्पिटल में मकतबा पहुँच गए, फ़िक्र वाले टाँगें थे तोड़ दी जिनका लड़कों इस की। किस्म की हाँ, बॉम्बिंग वालों से कोई हाँ, ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो कंडेम हाँ करते हैं और इन्हीं लोगों की वज़ह से वो वहाँ से निकले हैं। और मतलब उनको ही उन्हीं मार पड़ रही है, हमारे ही उन्हीं को घर मार जल पड़ रहे हैं। रही है, हाँ, जस्ट बिकॉज़ कि जी आप उसी इलाके से आए हो, तो मॉब की मेंटालिटी यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मॉब निकलेगा, वो नहीं पूछेगा आपसे कि जी भाईजान आप अच्छा आप तो बलोच हो, नहीं, नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ। आप तो पश्तून हो, आप दहशतगर्दी से निकल के यहाँ पे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसे पता चलेगा यार ये पाकिस्तानी बंदा है, ये पाकिस्तानी दिखता है, इसको मार दो। और हाँ, पाकिस्तानी क्योंकि मुसलमान होते हैं। मैंने थप्पड़ भी खाए, मैंने ठुड्डे भी खाए उधर और बिल्कुल उस पॉइंट पे आसिम भाई आप तो उस टाइम पहले बंदे थे जिनको मैंने फ़ोन किया था, ठीक है? और आपको मैंने बताया था। यानी जब वो घर में घुसे हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि आज बस हम गए। लिटरली ये लग रहा था। क्योंकि जिस तरह वो क्राउड चार्ज था, जैसे वो शाउट कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, वो सिंगलीज़ में गालियाँ दे रहे थे। हमें क्या पता वो क्या कह रहे थे, ठीक है? और हमें उनकी क्या कख कह समझ रहे थे, नहीं आ क्या रही। पूछ रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, मतलब और आपको पता भी लिटरली हो क्या कह रहे थे, हाँ, आप क्या कर लेते? क्या कर लेते और दूसरी बात है लिटरली अगर उनमें कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा ना होता या उनके साथ पुलिस ना होती, तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि ये क्यों मार रहे हाँ, हैं हमें आके, ये क्या समझ कर रहे हैं, क्यों रहे हैं ये? ठीक है? आग लगा रहे थे वो घरों को, 2 अहमदी लड़कों को उन्होंने मार के हॉस्पिटल पहुँचा दिया, ठीक है? और शायद इससे ज़्यादा लोग थे जिनको और मार पड़ी। अब क्या पता लोगों के घरों में चोरी की उन लोगों ने, ठीक है? उन लोगों ने हुँ, चोरी की, उन्होंने चोरी भी की लोगों का कई लोगों को ऐसा हुआ कि देखें जब हम उस घर से निकले थे तो हमारा सामान जो भी हमने छोटा-मोटा श्रीलंका में इकट्ठा किया था, वो सारे का सारा हुँ। उठा के वो उस मालिक के पास ही था। और हम तो चले बिल्कुल वो हमारे साथ ये चीज़ नहीं हुई, मगर लिटरली बहुत से रेफ्यूजीज़ के साथ ये हुआ कि जब उन्हें उन घरों से लोगों ने निकाला जो गया कुछ उनकी जमा पूँजी थी वो सारी लुट गई हाँ थी वहाँ जी, पे उन्होंने उनकी। कहा तुमने मेरा किराया नहीं दिया, ये तुम्हारा सामान तुम यहाँ से उठा नहीं सकते। हाँ, लोगों का लाखों का सामान लोगों ने वो पहले ही बेसरो सामान यतीम लोग थे जो उनको और लोगों ने लूट लिया। मतलब इस तरह हुआ लोगों के साथ। और हम तो चले उठे कोलंबो आ गए, आप जैसे दोस्त थे जिन्होंने हेल्प की। हम लोग एट लीस्ट हमें उस थाने में नहीं रहना पड़ा। अगर रात उस थाने में रहना पड़ता, तो फिर क्या होता? हुँ। हमें नहीं रहना पड़ा मगर लोग रह रहे थे वहाँ पे। और उनको बेचारों को ख़ारिश लग गई, उधर 10 मसले इतनी बारिशें शदीद उन दोनों हो रही थी ना, कि आई थिंक कि जब वो शेड के नीचे सोते होंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो शेड के नीचे सोने वाले लोग बारिश से बच जाते होंगे रात को, ठीक है? वहाँ मासूम बच्चे थे यार, हाँ, वो तस्वीरें बच्चे अभी भी छोटे-छोटे लोगों के दूध हॉन्ट पीते करती हैं बच्चे आपको। आज आसिम भाई, अभी भी वो दूध तस्वीरें पीते हॉन्ट बच्चे करती हैं आपको। हाँ, तो वो दूध पीते बच्चे थे। मैं अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पे मैं ट्विटर पे आपको मतलब मैं देखता हूँ अभी शायद मुझे मिल ही जाए। वो तो वो दूध पीते बच्चे लोग औरतें लेके वहाँ बैठी थी, उनके पास तो निगम्बो पैसे भी थाने नहीं थे की वो वहाँ। तस्वीरें देखी थी हमने, वो जहाँ पे हाँ, लोग मतलब कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हाँ, हुआ है, घर से बेघर हुए और उसके बाद वहाँ पे गए लुटे-पुटे।
वहां से फिर वो बेघर हो गए, लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, रात कहाँ पे रहना है, खाने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ से जान बचेगी नहीं बचेगी। वो तो एक अजीब ही वहां पे उस वक्त था। और मैंने उसको, जिस मालिक के पास मैं रहता था, मैंने 1,10,000 रुपया सिक्योरिटी दी हुई थी। उसने मुझे सिर्फ 20,000 वापस किया था। और एज ए रेफ्यूजी होते हुए उस 1 लाख की क्या वैल्यू थी मेरे मेरे लिए उस टाइम, 1 लाख श्रीलंकन की, वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, कि मेरे लिए तो क्या लोगों क्या को नहीं वैल्यू पता थी। होता कि जी आपको जब ठीक है। आप दायरे गैर में इस तरह से रहते हैं तो आपके लिए 1 पाउंड की या 2 पाउंड की कितनी हाँ, अहमियत हो जाती है, नहीं पता होता लोगों को। तो वो पैसे भी मेरे गए, फिर मैं नया घर ढूंढ रहा हूँ, फिर घर नहीं मिल रहा, इतने मसले। और आपको तो पता ही है आसिम भाई, आपको तो वो सारी सिचुएशन आपकी आंखों के सामने हुई। ठीक है, और हम किस किस सिचुएशन से गुजरे, कैसे कैसे गुजरे भाई। ये इंसान जब उस तरह की सिचुएशन में गुजरता है ना, तो उसको फिर डिप्रेशन और एंजाइटी और ये सारा कुछ शुरू होता है। हर दूसरे रेफ्यूजी का ये इशू होता है कि उसे डिप्रेशन होता है, उसे एंजाइटी होती है। ये कोई वो नहीं है कि जी आपको बचपन से लेके पैदा होते हैं, ऐसी सिचुएशंस की वजह से होता है आपको। ठीक है, और नहीं, मैं तो लोग कुछ इसलिए कहते हैं अच्छा हाँ, यार है तो ये तो फैशन हाँ, बना लिया इन्होंने कि जी मुझे हाँ, डिप्रेशन होगी। भाई ऐसा नहीं होता, पीछे हाँ। कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। हर बंदे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने ट्रॉमे के ऊपर बात कर सके और ना। मुझे अभी भी हमारे उसके साथ ख्वाब यहाँ पे आते हैं, जब मैं नई यहाँ बात। पे इंग्लैंड आया था, तुम्हें मैंने बताया था शायद कि हमारे साथ हाँ, इस तरह 2-3 दफा हुआ है कि हमें रात को नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ, ये साथ बात मुझे आपके 2 पता है, बच्चे आपने हों बताई छोटी है। उम्र के, हाँ, हाँ आप क्या जी। करेंगे? पैसे भी हों आपके पास, कोई आपको मतलब आपके पास राइट टू रेंट ही नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप होटल जाके उन्हें रखेंगे। सुबह उन्होंने स्कूल जाना हो, आप क्या करेंगे? तो ये बातें हैं जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस चीज के लिए, जो लोग समझते हैं भाई। एक बात है ना, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में मैं कई बार बात करता हूँ भाई, एंटी पाकिस्तान लोग हो गए हैं यार। ये आसिम भाई क्यों नहीं हुए एंटी पाकिस्तान? ठीक है, सही। आसिम भाई आप क्यों नहीं हुए एंटी पाकिस्तान? यानी मुझे ये समझ, मतलब मैंने तो ये देखा है, जो बंदे ने खुद एट रिसीविंग एंड रहा है ना, वो ह्यूमनिस्ट है आज। आप हैं, भैंसा है। ठीक है, इवन के आपके साथ दोनों विकास गुराया और क्या उनका सलमान सलमान भाई हैदर। हैं। कोई है एंटी पाकिस्तान? आप 4 बंदों में से कोई भी एक भी नहीं है ना। ठीक है, नहीं, एक भी नहीं है, मतलब किसी हम ने कभी पाकिस्तान एंटी की पाकिस्तान बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं के की। खिलाफ हैं। इसका ये हाँ, मतलब थोड़ी है कि एस्टेब्लिशमेंट हम के खिलाफ। पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ हैं या पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हैं। आप एंटी ऐसा तो मुस्लिम कोई भी भी नहीं नहीं बने कोई भी। नहीं है। ठीक है, आप इस्लाम पे बात करते हैं, मगर आपने कभी एंटी मुस्लिम भी नहीं आप बने। क्यों करते हैं, क्यों? भाई जो इस चीज के रिसीविंग एंड पे रहा है, जिसने परसिक्यूशन सही है, जिसने मुल्क छोड़ा है, जो नहीं जा सकता मुल्क वापस। ठीक है, मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान, आसिम भाई भी पूरी जिंदगी पाकिस्तान नहीं जा सकते वापस। दुश्मन तो फिर भी नहीं बने। ठीक है, हम किसी भी मुल्क के दुश्मन नहीं बने, हम पाकिस्तान के भी नहीं बने, हम बल्कि सबके लिए बोलते हैं भाई। ट्रांसजेंडर्स के लिए हम बोलते हैं, होमोसेक्सुअल्स के लिए हम बोलते हैं, औरतों के लिए हम बोलते हैं। कोई एहसान नहीं करते, हम नहीं करते। ठीक है, ये सबसे मिनिमम है कि आप एटलीस्ट इन लोगों के बारे में सच बोल लें, आप दूसरे लोगों के बारे में कम से कम सच बोल लें, बस ये बात होती है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी भी चला सकते हैं इसके साथ, बड़ी मुश्किल में भी चला सकते हैं, और आप कर सकते हैं, मगर लोगों के मुँह से फिर भी सच नहीं निकलता, वो झूठ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि आप फिर समझ जाएँ खुद। यहाँ तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है? वो भी नज़र आ जाती है झलक। और दूसरी तरफ फिर अदर अदर जो मोटिवेशंस हैं, वो तो हमें पता ही है। हुँ। चलिए मैं दिस चलता वाज़ हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो रही थी, वो किसी ने मेंशन किया हुआ था, तो मैंने चलें देखा। ठीक है। हाँ, आपकी स्पेस ठीक है। ओपन ना हो। चलें ठीक है। थोड़े ठीक है आसिफ। मतलब कल या सैटरडे को इस पे थोड़ा-सा तफ़सील से बात कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर बात होती भी नहीं है ऐसे मौज़ूआत पे। आपको अपनी हाँ। जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, चाहे आप एग्ज़ैक्टली। 6-7 साल इलाज भी करवाते रहें, तो आप जो है वो कई चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती हैं। तो ये कह देना कि जी कुछ भी नहीं होता, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह की चीज़ों का ना मज़ाक उड़ाया जाता है। मतलब शुगलिया मैं और गालिब हो सकता है आपस में फ़ोन पे हम एक-दूसरे का मज़ाक उड़ा लें। लेकिन पब्लिक स्पेस में जहाँ पे आपको लोग सुन रहे हों, आप इन चीज़ों के बारे में मतलब लतीफ़ा भी नहीं बनाते। कोई यार जब अफ़गान मुहाजिरीन का इश्यू हुआ था, हुँ। लोग कह रहे थे जी इल्लीगल माइग्रेंट को बाहर निकालो। यार माइग्रेंट केड़ा इल्लीगल होता है? जो पैदा ही उधर हुआ है, वो माइग्रेंट हो सकता है? नहीं म हाँ, जो हाँ। बंदा जब बंदा अपनी जान बचा के निकल रहा है, उसके लिए लीगल या इल्लीगल के तो मायने कोई है ही हाँ, नहीं ना। एग्ज़ैक्टली, ये बात बिल्कुल आपकी 100% एवोल्यूशन पे हम बात करते हैं, एवोल्यूशन हमें हाँ, क्या सिखाती है कि सर्वाइवल। तो इंसान अपने लिए या अपने बच्चों की सर्वाइवल के लिए अगर वो कोई काम कर रहा है, तो उसे लीगल या इल्लीगल के बकेड़ों में डाल के कि जी इनको यहाँ से निकालो,
हमें नहीं पता, जहाँ से आए हैं वहाँ मर्जी चले जाएं, वहां पे जो भी है ये जाने और वो जाने, क्योंकि ये यहाँ पे इलीगल है। भाई इलीगल कोई नहीं होता ये। खैर ये लंबी बात हो जाएगी, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। तो थोड़ा-सा लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि भाईजान इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती हैं। ये जो कंसंट्रेशन कैंप थे जो यहूदियों के थे, वो एक ही रात में नहीं बन गए थे। उसके पीछे सालों की मेहनत थी, इसी तरह का प्रोपेगेंडा था कि जी यहूदी ये करते हैं, यहूदी होते ही इस तरह के हैं, हम इनसे अच्छे हैं, हमारा रंग इनसे बेहतर है, हमारी कौम इनसे बेहतर है, हमारी नस्ल इनसे बेहतर है, हमारा मज़हब इनसे बेहतर है, यहूदी तो सारे इसी तरह के होते हैं। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, जिसके बाद जाके लोग फिर इस मुकाम पे, इस नहज पे पहुँचते हैं कि वो कुछ नहीं पूछते, वो आग लगाएँगे, वो मारेंगे। आप ये मॉब लिंचिंग आप पाकिस्तान में जो देखते हैं या आप हिंदुस्तान में देखते हैं, ये आपको क्या ख़्याल है कि एक ही दिन में लोग मतलब इतने पागल हो जाते हैं कि जी वो उठ के मारना शुरू कर दें कि जी इसने तो, इसके घर में तो बीफ पड़ा हुआ है। मतलब कौन एक दिन में करता है? ये आपको इसके पीछे पूरी एक मेहनत नज़र आती है आपको राइट विंग की, कि उन्होंने एक ज़हन-साज़ी की है लोगों की, जिसकी बुनियाद पे वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसलिए रोकते हैं कि यार आप किसी शख्स के बारे में आप उसकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करो। ये हम नहीं कहते कि ना करो, इस्लाम के बारे में जितनी क्रिटिसिज़्म हम लोग करते हैं या किसी भी मज़हब पे करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि क्रिश्चियन बुरे होते हैं या मुसलमान बुरे होते हैं या हिंदू बुरे होते हैं। हम कहते हैं हिंदुइज़्म बुरा है, क्रिश्चियनिटी बुरी है, इस्लाम बुरा है। जुडाइज्म हम बुरा है। आइडियोलॉजी को बुरा कह रहे होते हैं, हम लोगों को बुरा नहीं कहते। तो ये बात लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है कि जी आइडियोलॉजी पे क्रिटिसाइज़ करना और लोगों पे क्रिटिसाइज़ करने में बहुत फ़र्क है, और वो लाइन आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। अब आप लोगों की खुशनुदी के लिए, ये हिंदुत्व की खुशनुदी के लिए आप इसराइल के जो है वो टेस्टिकल्स से लटक नहीं जाएँगे आप। क्योंकि इससे हिंदू खुश हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं और वो आपको व्यूज़ दे रहे हैं बस और क्या वो है। आपका आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो भी है। हुँ। तो वो रोज़ी भगवान है, बड़े लोग कहते हैं ना ये बात। तो कुछ लोग जो है मज़हब छोड़ने के बाद भी इस बात पे बिलीव करते हैं, असल में। ये हेटेरोडॉक्स कह रहे डिडंट आसिम हैव वेरी डिफरेंट व्यूज अबाउट अफगान नहीं, नहीं, पठान्स इन आसिफ भाई पाकिस्तान समटाइम्स अगो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं था। आसिफ भाई कभी भी जितनी ऐसे नहीं गालियाँ बोले। मुझे पड़ी हैं अफगान इश्यूज पे, उतनी शायद किसी को भी नहीं पड़ी होंगी। हमने तो एग्ज़ैक्टली। कुछ 1.5 महीना उनके ऊपर जो है ना लगातार स्पेसे की हैं, और हर पंजाबियों से गालियाँ पड़ी हैं हमें। और तो हुँ, और सिंधियों से पड़ी हैं, अपनी पार्टी वालों से पड़ी हैं। हाँ। अ, चलें, मैं फिर चलिए आसिफ भाई, सैटरडे को बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। आपके आने का। नो सही है, और प्रॉब्लम, बहुत नो सी प्रॉब्लम। चीज़ें ऐसी रही हैं। आप तो मतलब मैं तो आपको इसी मतलब आप तो मेरे भाई हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि अ, श्रीलंका के अंदर क्या मिला, ठीक है? पहली तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली वो मेरी मेरी बीवी थी, ठीक है? मेरे वो मेरे साथ है आज तक। इसके बाद आप जैसे दोस्त हैं, भैंसे जैसे दोस्त हैं, ठीक है? आप भाई हैं मेरे। और लोग ये नहीं जानते कि आसिम भाई मेरे साथ एक मुश्किल में श्रीलंका में, अगर मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि मैंने कभी अपनी फैमिली से बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जो मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि मैं किन-किन मेरी फैमिली को इस किस्से का 1 महीने बाद पता चला था, जब मैं नया घर भी तलाश कर चुका था, ठीक है? 1.5 महीने बाद जाके। तो कोई नहीं, मसला और कहीं पे कोई मतलब मसला गालिब उसपे भी मतलब कई लोगों ने, ऐसे लोगों ने हेल्प की है जिनसे मैं कई दफ़ा हाँ, मिला हूँ, कई दफ़ा नहीं मिला। लेकिन हाँ उन्हें जी, पता है कि यार ये बंदे ठीक है, हाँ, और अ, बस वो सिर्फ़ उनको एक क्रेडिबिलिटी का पता था कि ये उसूल पे खड़े हाँ रहते हैं, जी, उसूल की बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी का मतलब लोग सिला देते हैं ना। ना मैं आपको जानता था, जब आपको जानना शुरू हुआ, उसके बाद जिस बंदे ने भी वहाँ पे पहुँच के हेल्प की, उसने तो एक क्रेडिबिलिटी की बात की ना कि जी उसे पता है कि जी अगर आसिम कोई बात करेगा या गालिब कोई बात करेगा तो वो ठीक करेगा। हाँ जी, आपको अभी भी पता है कि अभी भी कभी-कभार ईमेल आ जाती है, जी फलाँ बंदा है, इसकी मदद करनी है, आप इसको हाँ, सर्टिफ़ाई करते हैं? हाँ जी। और आप कई नहीं बंदों को मतलब आप देखें ये ब्लास्फेमी के विक्टिम्स के लिए लॉयर्स अरेंज करना, ठीक है? यानी आप भी जिस टाइम हमने ये काम पहली बार किया था, उस टाइम आप भी रेफ्यूजी थे और मैं तो असाइलम सीकर था, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपनी मुसीबत में देख के, और मुझे पता है आप भी उस टाइम कितनी मुश्किल में थे।
कि अपनी मुश्किल देख के दूसरे की भूल जाएं। अपनी मुश्किल देख के भाई दूसरे की ज्यादा याद आती है कि इसको भी मुश्किल है। ऐसे नहीं हुआ और कि मतलब वो ऐसे-ऐसे उसने लोगों के भूल गए। लिए हाँ, गालिब ने काम किया है कि जिनको पता भी नहीं होगा कि गालिब कौन है, क्या है, कहाँ होता है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन और उस लोगों उनकी को फैमिलीज़ को भी नहीं पता। लोग मुझे फ़ोन करते थे कई बार इस तरह समझ के कि मैं कहीं जर्मनी बैठा हूँ या मैं कोई कनाडा, अमेरिका बैठा हूँ, और उनको ये नहीं पता कि जिस मुश्किल में वो हैं, उसी मुश्किल से एग्ज़ैक्टली उसी टाइम मैं गुज़र रहा हूँ। ठीक है? लिटरली ऐसे हुआ है कि जब कोई बंदा मुझे कॉल करता था, वो समझता था यार ये गालिब तो पता नहीं कहीं अमेरिका बैठा है कि कनाडा बैठा है, पता नहीं ये तो क्या कर रहा है, कोई जॉर्ज बुश से इसके ताल्लुकात हैं। और लिटरली उनको ये नहीं पता कि ये खुद बेचारा रेफ्यूजी बैठा है एक कमरे के घर में श्रीलंका में, एक झोंपड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये जो है मेरी मदद की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और पीछे कौन खड़ा है? पीछे एक और रेफ्यूजी जो बेचारा पाकिस्तान से मार खा के गया है, वो जो है वो इसकी और हेल्प करने में साथ मदद कर रहा है। तो जी ईमेल चल रही है जी, फलां को ईमेल करो, फलां को देखो, फलां को देखो। भाई हम जब अपने खुद डिप्रेशन से लड़ रहे हैं और साथ तब भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, और ये नहीं उससे कोई पैसे भी ना, मुझे बासिम भाई को एक पैसा मिला आज तक ना मुझे मिला, ठीक है। और लिटरली ये एक वक्त तो श्रीलंका में ऐसा था, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है कि फर्ज करो कि मुझे कोई बंदा 100 रुपया भेजना चाहता ना, मुझे श्रीलंका में वो नहीं दे सकता था। मेरा पासपोर्ट हो गया था एक्सपायर, पाकिस्तानी एम्बेसी से मैंने मांगना नहीं था, और आपको वेस्टर्न यूनियन एक्सपायर पासपोर्ट पे मिल नहीं सकती थी, अकाउंट में खोल नहीं सकता था। कैसे कैसे मुश्किल टाइम गुजरे हैं ये तो हमें नहीं, पता अभी है। वहाँ से जब निकलने से पहले एक अकाउंट जो तकरीबन ब्लॉक होने पे आ गया हाँ, था, अकाउंट मेरा जिस उसके बाद मनी के, हाँ, तब मैं कितना उसका जो परेशान मुसीबत था। पड़ी थी, अब किस लोगों को क्या बताया जाए, क्या ना बताया जाए, मतलब जिन्नी शर्ट उतरी चुकोगे ढिड अपना ही नंगा होना है ना, ज़रूरत कोई नहीं यार। क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, और जिस सर्विस के थ्रू मैं पैसे रिसीव करता था वो मुझे कह रहे थे मुझे अपना रीन्यूड पासपोर्ट दे, ठीक है। और फिर पता नहीं मुझे कितनी कोई 1700 ईमेल्स करने के बाद उन्हें ये समझाना पड़ा कि यार मैं यूएनएचसीआर रेफ्यूजी हूं, मैं पाकिस्तान से पासपोर्ट नहीं मांग सकता, ठीक है। ये काम करने के लिए कितने दिन गुजरे और कितने दिन मैं टेंशन में रहा, ना मुझे सुबह नींद आ रही है ना शाम आ रही है। मैं कभी आसिम भाई से कह रहा हूँ यार इसका क्या इलाज हो सकता है, अब किसी और के अकाउंट में पैसे भिजवाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, आप क्या समझ रहे ये बड़े बड़े मसले थे वहां पे भाई, बहुत बड़े मसले थे। तो रेफ्यूजी सारे तकरीबन इस चीज से गुजरते हैं। ये ना आप समझें कि अगर कोई रेफ्यूजी जर्मनी जाएगा या अमेरिका जाएगा तो वो इस इशू से नहीं गुजरेगा। जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये आप जब पहुंचते हैं किसी जगह तो वो आपको एकदम ये नहीं कह देते कि अब तुम्हें सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन है। और खास तौर पे कई रेफ्यूजी ऐसे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान उठ के आते हैं रेफ्यूजीज, आप क्या समझ रहे हैं उनके पास कुछ होता है? उनका कोई लीगल स्टेटस होता है? कुछ भी नहीं होता। दिन रात वो पुलिस वालों को रिश्वतें देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो बेचारे कहीं ना अंडर द टेबल जॉब करते हैं, यहाँ फिर वो क्राइम करते हैं और फिर बाद में पाकिस्तानी ब्लेम करते हैं, वो जी नहीं, वो अफगान तो क्राइम है। वो चनों की हाँ, रेहड़ी लगा लेते हाँ, हैं, वो मज़दूरी करना शुरू कर देते हैं और फिर आप उस पे एतराज़ करना शुरू कर देते हैं, ये आके हमारी नौकरियाँ ले रहे हैं। भाई उनके पास तो हाँ। नौकरी करने का लीगल राइट ही नहीं होता, वो कहाँ से आके आपकी नौकरियाँ ले लेंगे? तो ये चीज़ें ये समझनी बात है। चाहिए लोगों को। इस पे बात करने का मकसद यही है कि लोगों को ये चीज़ें समझ आएँ कि भाई इस तरह का एटीट्यूड रखने का ना आपको फ़ायदा है, ना इंसानियत को फ़ायदा है। आप अपनी नफ़रत में फॉर व्हाटएवर रीज़न, हो हाँ। सकता है आपके जेन्युइन रीज़न्स हों, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करने से ना आपको कुछ मिलता है, ना इंसानियत को कुछ मिलता है, ना आपका कोई फ़ायदा होता है, ना किसी और का कोई फ़ायदा होता है। नहीं, आपका अ, तो होता है इस ना आसिम भाई, जेबें तो भरती हैं ना। यार आपको पता कितनी है। की जेब भर जाएगी? की कर हाँ, वो लोगे तो उन बात पैसों है, से? मतलब आप दुनिया में ज़लील होके पैसे कमा रहे हैं और क्या। हाँ, तो बात यही है भाई। चलें फिर सैटरडे को बात करेंगे यार, लोग ज़्यादा चलें इमोशनल ठीक हो है। जाते हैं फिर से ही। हाँ, ओके, चलें ठीक बाय। है। ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।